ठीक है, तो अभी हम लोग आज जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो है सिमेंटिक वेब का इंट्रोडक्शन। सिमेंटिक वेब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक एरिया है इटसेल्फ। इस पर्टिकुलर क्लास में आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि आप सिमेंटिक वेब को थोड़ा थोड़ा समझ जाएं क्या है ये। तो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे वो है, ये है सिमेंटिक वेब क्या है, आरडीएफ, आरडीएफएस, लिंक डेटा ओंटोलॉजी और प्रोटीज। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन है आपसे, अगर मान लीजिए कि अभी तक जो हमने पढ़ाई की है, जिसमें हमने सर्च इंजन्स, कीवर्ड इंडेक्सिंग और सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स को समझा है, अगर हमको कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन निकालनी है कि which articles on telemarketing were written in 2007 by authors working in companies with less than 100 employees। 2007 में कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो टेलीमार्केटिंग के ऊपर लिखे गए थे उन ऑथर्स के द्वारा जो ऐसी कंपनियों में काम करते थे जिसमें 100 से कम एम्प्लॉय थे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर ये क्वेरी है हमारी, तो इस क्वेरी को अगर हम प्रेजेंट डे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स में अगर सर्च करें तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम नॉर्मली सर्च करें तो कैसे हम सर्च करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि हम जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं वो हम टेलीमार्केटिंग पे 2007 में जितने भी लिखे हुए हैं वो हम किसी बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस से, जैसे स्कोपस से या वेब ऑफ साइंस से या डायमेंशन से या माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक से डाउनलोड कर सकते हैं। हम उनका पता लगा लेंगे। उसके बाद हम उनकी जो एफिलिएशंस होते हैं कि जो आर्टिकल जिन्होंने लिखे हैं वो एफिलिएशन का डेटा हम देखेंगे, उससे हम फिल्टर करेंगे। लेकिन हम फिल्टर जो करेंगे वो नेम ऑफ ऑथर से करेंगे, जिसका जो मेंशन नहीं है। अगर उसका एफिलिएशन मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो उसका एफिलिएशन पता करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें अलग से डेटाबेसेस चाहिए, में सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि जो ऑथर्स जिस कंपनी में या जिस एफिलिएशन, जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूट में कितने एम्प्लॉइज हैं, अगर वो 100 से कम है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हमें या तो उनकी वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ेगा या फिर कोई डेटाबेस, इकोनॉमिकल डेटाबेस, जहाँ पे उन कंपनीज के बारे में या इंस्टीट्यूट्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि इसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। तो हम वहां से उस डेटा को लेंगे और फिर फाइनली हम अपनी एक रिजल्ट्स की लिस्ट बनाएंगे। तो इतने सारे स्टेप करने के लिए हम जो है वो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कह सकते हैं कि हम इसमें फेडरेटेड सर्च इंजन्स का यूज कर सकते हैं। फेडरेटेड सर्च में जैसे एक क्वेरी हमने स्कोपस को भेज दी, दूसरी क्वेरी हमने जब रिजल्ट आया तो फिर दूसरी क्वेरी हमने ये डेटाबेस, एफिलिएशन डेटाबेस को भेज दी। फिर तीसरी क्वेरी आई, हमने किसी कॉर्पोरेट वेबसाइट, ये जो कि इसका डेटा मेंटेन करती है कंपनीज के एम्प्लॉयज का, उसको भेज दी और फिर सबके रिजल्ट्स को मर्ज करके एक लिस्ट में दिखा दिया। बट ये इतना आसान नहीं है। तो जो सिमेंटिक वेब है वो इस तरह की क्वेरीज को हैंडल करने के लिए डिजाइन एक वेब का एक्सटेंशन है। जो प्रेजेंट वेब है उसी का एक्सटेंशन है, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जो क्वेरीज हैं, जहाँ पे जैसे कि अगर हम ये बात करें कि इंडियन टीम ने ऐसे पिछले 5 साल में ऐसी कितनी जगह क्रिकेट खेला है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 30-40 डिग्री से ऊपर था। पिछले 5 सालों में इंडियन क्रिकेट टीम ने कितनी जगह पे क्रिकेट खेला है जहां पर टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। तो अब इस तरह की इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ क्वेरी है, तो अगर हमको वहां पर अ, या इस तरह से भी समझिए कि ऐसे ऐसे कौन से स्टूडेंट प्रोफेसर बने जिनको किसी ऐसे प्रोफेसर ने पढ़ाया था, किसी ऐसे प्रोफेसर ने पढ़ाया था जिसे नोबेल मिला। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम कई लेवल के क्वेरी को हम मर्ज करके एक आंसर ढूंढने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के जो है, तो वेब को, जैसे हम लोग वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो तो हम लोग समझ ही चुके थे। तो उसमें हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा एक तरह से रिपॉजिटरी है वेब पेजेस की।
जहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस जो हैं वो इकट्ठा किए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है www। तो जो सिमेंटिक वेब है वो उस रिसोर्स को और एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर कि न सिर्फ ह्यूमंस बल्कि सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट एजेंट्स खुद इस इंफॉर्मेशन को ला पाए। जैसे एक कॉमन एग्जांपल बहुत बार दिया जाता है कि जैसे आपको किसी डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो आप जैसे आज की डेट में अब सीरी है, कोर्टाना है, हालांकि जब सिमेंटिक वेब का वो हुआ था तो उस समय ऐसा कोई इंटेलिजेंट एजेंट बने नहीं थे। तो मान लीजिए कि आज की डेट में अगर आप उसे बोलते हैं कि सीरी बुक एन अपॉइंटमेंट टू डॉक्टर डी के यादव क्लिनिक एट 1 PM टुडे, तो सीरी खुद उसे कांटेक्ट करेगी और ऑटोमेटिक वो वहां पर एक अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा आपका। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब वो डॉक्टर भी कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप करके रखे जहां पर ये अपॉइंटमेंट इंटेलिजेंट सिस्टम्स या प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर के थ्रू बुक किया जा सके। आपका डेटा भी सारा का सारा जो डेटा है, आपकी एज क्या है, आपका नाम क्या है, आपका डेजिग्न वो हाइट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ये इंफॉर्मेशन भी आप सॉफ्टवेयर को पता हो और आपका शेड्यूल भी पता हो कि अगर 1 बजे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट कब आप फ्री हैं, कितने बजे आप फ्री हैं, तब का अपॉइंटमेंट चेक करना है और डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल पता हो। तो बहुत सारी चीजों को मिक्स करके एक एग्जांपल दिया जाता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा डॉक्टर के पास। तो ऐसे सिस्टम की कल्पना है जिसमें सिमेंटिक वेब एक हथियार है, एक तरीका है जिसके थ्रू उस तक पहुंचा जा सकता है। तो हम लोग समझेंगे कि अगर हम शुरुआत करें 1992 में जब सबसे पहले www आया, तो वहां पे बेसिकली हम लोग जैसे समझ चुके हैं HTML, उस समय CSS जावास्क्रिप्ट तो नहीं था, बट HTML वेब पेजेस थे और उनका ट्रांसफर होता था HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो सोशल वेब है, कुछ सालों के बाद सोशल वेब आ गया, जिसमें क्या हुआ कि एक तरह के कंटेंट को, अभी यहाँ पे क्या था www में, एक तरह एक ये जो कंटेंट था सब बिखरा हुआ था चारों तरफ। तो कुछ ऐसी वेबसाइट सोशल वेब जिसको हम कहते हैं 2003 के आसपास, जो कुछ ऐसी वेबसाइट्स आई जहां पर एक तरह का कंटेंट एक जगह इकट्ठा होने लगा, जैसे इमेजेस के लिए एक जगह इकट्ठा होने लगा और वीडियोस के लिए जैसे यूट्यूब जैसी बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स आ गई, ब्लॉग्स आ गए, बहुत सारे जो इंटरैक्टिव जिसे हम कहते हैं इंटरेक्शन, जैसे यहाँ पर HTML में स्टैटिक पेजेस थे, सोशल वेब के आने के बाद थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गया, मतलब कि यूजर जनरेटेड कंटेंट भी आने लगा। जैसे उस, और अगर हम इसमें बात करें तो फॉक्सोनॉमीज, टैगिंग टैगिंग करना, रेपुटेशन, शेयरिंग, ग्रुप्स, रिलेशनशिप्स, जैसे सोशल नेटवर्क, इस तरह के जो रिलेशनशिप है वो सब सोशल वेब पे आ गए। और जो 2006 के आसपास जो है वो डेटा वेब का भी उदय बताया जाता है, जिसमें कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो वेब का डेटा है उसको स्टोर करने के, इसको हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। सिमेंटिक वेब जो है वो उसका भी जो है उदय विजन तो 1998 में ही आ गया था। और जैसा हमने चर्चा की है कि W3C ने इसको बहुत बढ़ चढ़ के इसको प्रोपगेट भी किया और बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसको टेक ओवर भी किया और इस पे रिसर्च भी हुई। तो जो रीजनिंग है, लॉजिक है, रूल्स है, ट्रस्ट है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो सिमेंटिक वेब में एप्लीकेबल है। तो इसको हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से थोड़ी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि 1990 से 2000 तक जो है वो वेब 1.0 कहा जाता है। ये कोई फाइनल डेफिनेशन नहीं है, बट इसको आप एक तरह से ले सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको www के नाम, अगर हम इंडेक्सिंग एंड रिट्रीवल, क्योंकि ये हमारा पेपर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से ज्यादा रिलेटेड है, तो उसकी अगर हम चर्चा करें तो उस समय इसमें जो था वर्ल्ड वाइड वेब में कीवर्ड सर्च जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर था। 2000 से लेकर 2010 के बीच में वेब 2.0, जिसको हम सोशल वेब भी कहते हैं, यहाँ पर कीवर्ड के अलावा टैगिंग भी अवेलेबल है। जैसे आप आज की डेट पर ट्विटर पे हैशटैग से सर्च कर सकते हैं ना, आप किसी भी हैशटैग पे क्लिक करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट एक जगह मिल जाते हैं, सारी ट्वीट्स एक जगह मिल जाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं टैगिंग। ये टैग कर दिया आपने, हर हर ट्विटर ने अपनी ट्वीट को एक किसी टैग से टैग कर दिया।
अब किसी को भी अगर उस टैग्स पे इंटरेस्ट है तो वो उस टैग से अगर ढूंढेगा तो उसे वो सारी ट्वीट्स एक जगह मिल जाती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम कीवर्ड सर्च अब टैग वाइज भी हमको डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंडेक्स होते जा रहे थे और अब मिलना शुरू हो गए। 10 से 20 के बीच में जो हम लोग बात करते हैं वेब 3.0 की, जिसको हम बोलते हैं सिमेंटिक सर्च की। सिमेंटिक सर्च की अब हम चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे एक दो सिमेंटिक सर्च में जो बहुत सारे इनबिल्ट, जैसे हमने डिमेंशंस देखा था या माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक देखा था, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब आप सर्च करते हैं तो टॉपिक के बारे में साइड में एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जा रही थी। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट से हमने सर्च किया था तो यहाँ पे लाइब्रेरी या मैनेजमेंट के बारे में एक छोटा सा बॉक्स खुल के आ जाता था जिसमें लिखा रहता है मैनेजमेंट इज पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ मिल जाता था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमको कहीं और से आ रही है, किसी और डेटाबेस से आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक से नहीं आ रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी क्वेरी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर दूसरा मिल रहा है आपको, ठीक है? तो या फिर आप जैसे गूगल में जब आप सर्च करते हैं तो आप किसी कॉन्सेप्ट से सर्च करते हैं तो साइड में आपको आजकल एक नॉलेज कार्ड या नॉलेज ग्राफ दिखता है, वो भी सिमेंटिक सर्च का ही एक पार्ट है। तो आप उसमें किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करके आप डिटेल में उसके बारे में फिर से सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद 20 से 30 में जो कल्पना है वो है इंटेलिजेंट वेब की, जहाँ पे कि रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह अप्लाई करके, जिस जो अभी हमने एक क्वेरी देखी कुछ समय पहले, उस तरह की क्वेरी का आंसर करने की कोशिश जो है वो है इसमें। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेब ऑफ डॉक्यूमेंट से। तो अगर एक वेब पेज को आप देखिए तो जैसे ये जो है ये क्या है, H1 लेवल की है हेडिंग, ये वाली हेडिंग जो है वो H2 लेवल की है। अब इन दोनों हेडिंग में HTML लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है, ये H1 है और ये H2 है। इसके अलावा हम कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इस वेलकम का क्या मतलब है, ठीक है? तो वही बात है, ये जो वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स था इसमें क्या था, ये ग्लोबल फाइल सिस्टम की तरह काम करता था, जिसमें कि फाइल्स हैं, बस ये है कि फाइल जैसे आज आपके सिस्टम में मौजूद है, सिस्टम में न मौजूद होके किसी सर्वर पे कहीं और रखी हुई है, बस आपको वो फाइल डाउनलोड करनी है कहीं और से। ज्यादातर जो क्या कंटेन करता था वेब जो है, डॉक्यूमेंट्स को, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स उसमें मौजूद होते थे। और बेसिकली किसके लिए डिजाइन किया गया था, ह्यूमन कंजप्शन, ज्यादातर इंसानों के लिए डिजाइन किया गया था, जहां पर इंसान जो है वो वेब ब्राउजर का यूज करेंगे और वो HTML पेजेस को विद वेब ब्राउजर रीड कर पाएंगे। और ये HTML पेजेस कहाँ से, बाद में जैसे कुछ समय बाद डेटाबेस से लिंक करके डायनामिक वेब पेजेस बनाने शुरू हुए। पहले तो सिंपल वेब पेजेस ही बनते थे, उसके बाद डायनामिक वेब पेजेस जिसमें कंटेंट जो है वो डेटाबेस से आने लगा, और जो HTML है वो एक पैकेज की तरह से काम करने लगा। जो लिंक्स है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके अब बीच में आपस में लिंकिंग थी, जैसे हम एंकर टैग का यूज करते हैं ना, एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज को लिंक कर सकते हैं, या हम एक ही पेज के अंदर उसमें किसी पोर्शन को लिंक कर सकते हैं। जैसे आपने जब HTML पढ़ाया था हमने तो देखा होगा कि आप किसी एक जगह पे क्लिक करके नीचे जाना है तो नीचे किसी एक पोर्शन पे जा सकते थे, सेम सेम डॉक्यूमेंट में। तो वही है कि हम डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते थे, या फिर हम उसी एक डॉक्यूमेंट के पार्ट्स को लिंक कर सकते हैं। डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ही लो है। अगर हम HTML की बात करें तो HTML में स्ट्रक्चर बिल्कुल लो है, जिसका एक एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर हम H2 के 4 H2 यूज कर रहे हैं, 4 हेडिंग सेकेंड लेवल की यूज कर रहे हैं, एक में जैसे आपने जब वेबसाइट बनाई थी उसमें था कि कोर्स टॉपिक्स टू बी कवर्ड, स्टूडेंट्स अटेंडिंग और टीचर्स, ये जो तीनों हैं, ये तीनों अगर हम देखें तो तीनों मीनिंग वाइज, अगर हम मीनिंग वाइज देखें तो ये तीनों अलग अलग है। एक हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, एक में, दूसरे में हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स कौन कौन अटेंड कर रहा है, और तीसरे में हम बात कर रहे हैं टीचर्स कौन कौन है इस कोर्स को पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप HTML के पॉइंट से देखें तो तीनों ही H2 लेवल की हेडिंग है। इसका मतलब कि HTML में कोई डिफरेंस नहीं है इनको पहचानने में कि ये तीनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं। तो HTML के लिए तीनों हेडिंग्स एक ही लेवल की है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है,
स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में के डिफरेंट पार्ट्स को पहचान पाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है। जैसे कि हेड, बॉडी दो भागों में विभाजित है, बॉडी के अंदर हेडिंग H1 होगा, H2 होगा, H3 होगा, पैराग्राफ होगा, ये स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसमें कोई हम अगर इंफॉर्मेशन निकालना चाहें, कुछ मीनिंग निकालना चाहें उस स्ट्रक्चर से, तो मीनिंगफुल नहीं है, तो फेयरली लो है। और जो सिमेंटिक्स ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट का जो मतलब है और जो लिंक है, अब जैसे कि एक पेज ने दूसरे पेज को लिंक किया है, ठीक है, लेकिन क्यों लिंक किया है, ये चीज हम नहीं बता पाते HTML के माध्यम से, या इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इसको बस एंकर href यूज कर लिया है, एंकर टैग यूज कर लिया है, लेकिन उसका क्या मतलब है, क्यों ये किस किस तरह से रिलेटेड है, ब्रॉडर टर्म है, नैरोवर टर्म, जैसे अगर हम थिसॉरस के पॉइंट से समझे तो ये ब्रॉडर टर्म है कि नैरोवर टर्म है, कि ये इसको एक्सटेंड करता है, किस लिए ये पेज इससे किस लिए लिंक्ड है, ये हम नहीं पहचान सकते, सिर्फ लिंकिंग है ये हम देख सकते हैं। तो ये जो है वो वेब का जो है वो है कुछ, अगर हम देखें लिमिटेशंस ऑफ वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कि फाइंडिंग इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए हम देखेंगे इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती, आज भी हम सर्च इंजन पे जब सर्चिंग करते हैं तो हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, हमको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट दे देता है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन के होने के चांसेस हैं, इंफॉर्मेशन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कर देता है। डेटा ग्रैन्युलैरिटी मतलब कि जो डेटा है वो किस तरह का डेटा है। डेटा ग्रैन्युलैरिटी का मतलब होता है कि जैसे जो डेटा है वो कितना पृथक है, कितना डिस्क्रीट बटा हुआ है, कि हम आसानी से उसे निकाल सकें। कि जैसे कि अगर एक वेब पेज में मैंने लिखा है कि आज मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ का जो टेम्परेचर है इतना है, तो अगर ये मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है कि कितना टेम्परेचर है, तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा और उसमें से वो इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। एज अ डेटा फॉर्म में हमको वो इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है कि हम उसे एज ए डेटा डाउनलोड कर सके, या हम उसे डेटा को एक्सेस कर सकें, या उससे कुछ यूज कर सके अपने एप्लीकेशन के अंदर। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, कि जैसे किसी एक पेज को ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसके अंदर मौजूद जो कंटेंट है, उस कंटेंट में हम अगर किसी की बात कर रहे हैं तो उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने जब बोला लखनऊ, तो यूआरएल किसका है, उस पेज का है। अगर हम यूआरएल की बात करें तो यूआरएल उस पेज का है, बट उसके अंदर हम लखनऊ का भी जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर हम अलग अलग चीजों का जिक्र कर रहे हैं, उन जो चीजों का जिक्र कर रहे हैं उन चीजों के आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अगर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लें तो हम ये एक तरह से हम उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो ये आसान होगा पहचानना कि ये पेज में लखनऊ की भी बात हो रही है, ठीक है ना। फिर डेटा एग्रीगेशन एंड रीयूज भी बहुत चैलेंजिंग है, इतना आसानी से डेटा को एग्रीगेट नहीं किया जा सकता, रीयूज नहीं किया जा सकता, इंटीग्रेशन क्योंकि डेटा ग्रैनुलर नहीं है, इंटीग्रेशन एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेशन भी इजी नहीं है, और इन्फ्रेंस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन को निकालना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि नेक्स्ट वेब की बात हुई, जिसको हम कह सकते हैं सिमेंटिक वेब। तो इसको टिम बर्नर्स ली ने आइडिया दिया था 2001 में, और उन्होंने कहा कि सिमेंटिक वेब इज एन एक्सटेंशन ऑफ द करंट वेब इन विच इंफॉर्मेशन इज गिवन वेल डिफाइंड मीनिंग। सिमेंटिक का मतलब ही होता है मीनिंग, ठीक है ना। सिमेंटिक, सिंटेक्स, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स हमने पढ़ा था जब हम लोग नेचुरल लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे। तो सिमेंटिक का मतलब ही होता है मीनिंगफुल वेब। तो इज एन एक्सटेंशन ऑफ द करेंट वेब एंड in which the information is given well defined meaning। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक मीनिंग वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब कि जो कंप्यूटर्स है, जो प्रोग्राम्स हैं, वो भी उसे समझ सकें, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड मीनिंग। बेटर इनेबलिंग कंप्यूटर्स एंड पीपल टू वर्क इन कोऑपरेशन, ताकि इंसान और कंप्यूटर्स दोनों कोऑपरेशन में काम कर सके। तो जो ये जो सिमेंटिक वेब है उसमें क्या है, ये एक एनालोगस टू अ ग्लोबल डेटाबेस की तरह है।
जैसे डेटाबेस होता है ना, जहां पर कि डेटाबेस में क्या होता है, हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा को हम किसी एक पर्टिकुलर डेटा को हम रिट्रीव करके ला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप इसको एक टेबल की तरह समझें, तो अगर एक टेबल में नेम लिखे हैं सभी के और रोल नंबर लिखा है, तो अगर मैं चाहता हूं कि किसी एक्स नाम के व्यक्ति का रोल नंबर क्या है ये जानना चाहता हूं, तो मैं आसानी से एक क्वेरी रन करके डेटाबेस में जान सकता हूं कि अगर इस नाम के व्यक्ति का रोल नंबर क्या है या इस रोल नंबर के व्यक्ति का नाम क्या है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो वेब है इसको ग्लोबल डेटाबेस की तरह डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। इट इज डिजाइंड फॉर मशीन्स फर्स्ट एंड ह्यूमंस लेटर। मशीन्स मतलब कंप्यूटर्स, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, इनके लिए इनके पर्पस से ज्यादा डेवलप किया गया है और ह्यूमंस के लिए बाद में डेवलप किया गया है। ह्यूमंस तो कैसे भी समझ जाएंगे, अगर मशीन समझ जाए तो ज्यादा बड़े काम या रीजनिंग ये सारे काम आसानी से हो सकते हैं। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो है थिंग्स, इसमें थिंग्स बोला जाता है। थिंग्स का क्या मतलब है कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है वेब पर, उस हर एक चीज को एक थिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जैसे कि अगर लखनऊ है तो लखनऊ क्या है, लखनऊ एक थिंग है वेब पर। आगे हम लोग चर्चा करेंगे रिसोर्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, लेकिन बेसिकली लखनऊ एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक थिंग है और हर कॉन्सेप्ट्स के बीच में आपस में लिंक्स होते हैं, ठीक है। और ये जो लिंक होते हैं ये एक्सप्लिसिट होते हैं, ये देखिए एक्सप्लिसिट होते हैं, मतलब कि ये पता होता है कि ये थिंग से किस तरीके से लिंक्ड है, क्या रिलेशन है इनके बीच में आपस में, एक दूसरे से जुड़े होने में क्या रिलेशन है, ये इसका भाई है, इसका चाचा है, कौन है ये हमको पता चल जाता है। मतलब इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, वेदर ये जो है इसका सब क्लास है या एक इसका टाइप है या इसका ये एक एग्जाम्पल है, क्या है ये जो लिंकिंग है वो आपस में हुई रहती है। और हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है, इसका हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि अब क्या है, हमने हर इंफॉर्मेशन को अब हमने थिंग में ब्रेक कर दिया है, और थिंग में ब्रेक कर दिया है तो वहां पे स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है स्ट्रक्चर उसका। तो अगर हम इसके सिमेंटिक वेब के विजन की बात करें, W3C ने जो दिया था, एक्सटेंड प्रिंसिपल्स ऑफ द वेब फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स टू डेटा। तो जो हमने बात की कि अभी वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स था, उससे डेटा, वेब ऑफ डेटा या वेब ऑफ डेटा या डेटा वेब की तरफ शिफ्ट करने की बात थी। डेटा शुड बी एक्सेस यूजिंग जनरल वेब आर्किटेक्चर, ये भी एक विजन था कि अलग से कोई एक आर्किटेक्चर ना बनाया जाए, बल्कि जो वेब का आर्किटेक्चर है जैसे HTML, URI, HTTP, ये सब जो प्रोटोकॉल्स है इन्हीं के का इस्तेमाल करके ही डेटा को एक्सेस किया जाए। डेटा शुड बी रिलेटेड टू वन अदर अनदर जस्ट एज डॉक्यूमेंट्स आर ऑलरेडी, जैसे डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक कर रखा है उसी तरह से डेटा भी आपस में लिंक्ड होना चाहिए। और क्रिएशन ऑफ कॉमन फ्रेमवर्क दैट अलाउज, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करें जिसमें कि डेटा को शेयर करना, रीयूज करना अक्रॉस एप्लीकेशन आसान हो, एंड डेटा को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करना आसान हो, और न्यू रिलेशंस बिटवीन पीसेस ऑफ डेटा को हम इन्फर कर सकें, मतलब कि नए रिलेशंस को हम निकाल सकें, मतलब पता कर सकें, ठीक है। जैसे हम लॉजिक में पढ़ते हैं ना कि ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो इसका क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन हमने कैसे निकाली, लॉजिक से। तो यही कह रहे हैं कि अगर हमारे डेटा के बीच में आपस में रिलेशनशिप बना हुआ है, तो हम उन रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल करके कुछ नए रिलेशनशिप्स या कुछ नए डेटा को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये विजन है, विजन का मतलब ये सोच थी जब सिमेंटिक वेब को बनाने का सोचा गया। तो ये एक सिमेंटिक वेब का जो है वो लेयर केक मॉडल बोलते हैं, जो कि एक आर्किटेक्चर है, एक मॉडल है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट जो सिमेंटिक वेब के हैं वो कवर हो जाते हैं। सबसे नीचे इसमें URI है या IRI है। URI का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स। तो ठीक है, तो जो URI है वो तो सबसे जरूरी है, सबसे नीचे हर रिसोर्स को, हर थिंग को
हर रिसोर्स को एक यूआरआई प्रदान किया जाएगा, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, सबको एक एक मिनिमम एक यूआरआई प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो डेटा इंटरचेंज के लिए जो है वो एक्सप्रेस डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आरडीएफ एक डेटा मॉडल है, आरडीएफएस एक जो है वो स्कीमा है। इन दोनों को हम लोग चर्चा करेंगे अभी। और ये जो दोनों है वो लगभग एक्सएमएल से मैच करता है। एक्सएमएल भी एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है जो कि एचटीएमएल से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। मतलब कि हमने बताया भी होगा आपसे कि एचटीएमएल में जैसे हम अपने टैग नहीं डिफाइन कर सकते, बट एलिमेंट्स नहीं डिफाइन कर सकते, बट एक्सएमएल में हम अपने एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो डेटा इंटरचेंज या डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसके माध्यम से होगा। और मॉडल ऑन्टोलॉजी, ये एक और कॉन्सेप्ट है, वो आउल एक लैंग्वेज है, वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज। उसके माध्यम से ऑन्टोलॉजीज को बनाया जाएगा जिसके ऊपर हम क्वेरी कर सकते हैं और लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ और ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इन सब में एक डिजिटल सिग्नेचर दैट इज क्रिप्टो, मतलब एक डिजिटली साइंड सारी चीजें होंगी ताकि इसमें एक किसी भी तरह के छेड़छाड़ पॉसिबल ना हो। और फाइनली यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशंस जो कि इसको यूज करेंगी डायरेक्ट। ठीक है, तो सिमेंटिक वेब में कुछ इस तरह से चीजें जो है वो डिजाइंड है, जहां पर सबसे नीचे जो हर एक रिसोर्स को यूआरआई प्रदान करना है, हर एक रिसोर्स को आरडीएफ फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है ताकि आसानी से एक्सचेंज हो सके डेटा का। और आरडीएफएस स्कीमा है जो जिसका यूज करके हम डिफरेंट रूल्स और ऑन्टोलॉजीज का इस्तेमाल करके एक क्वेरी कर सके डेटा को, और उसके बाद एक लॉजिक के थ्रू जिसमें हम इन्फ्रेंस कर सकें। और प्रूफ और ट्रस्ट जो है वो उसको चेक करना है सिस्टम को, और उस पर ट्रस्ट है कितना है, ट्रस्ट भी एक पार्ट है। और फाइनली इंटरफेस एप्लीकेशंस डेवलप हो। तो तीन पार्ट्स होते हैं, रिसोर्स, रिसोर्स आइडेंटिफायर और रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग समझ लेते हैं। रिसोर्स का मतलब क्या है? रिसोर्स का मतलब है कि दो तरह के रिसोर्स हैं, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, नॉन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस का मतलब है कि वो रिसोर्स जो कि वेब पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि इमेज, मीडिया फाइल, डॉक्यूमेंट्स, ये सब वेब पर मौजूद हैं, जिनका एग्जिस्टेंस है वेब पे। और नॉन इंफॉर्मेशन रिसोर्स है जिसका मतलब है कि वो वेब पे एग्जिस्ट नहीं करते, बट उनके बारे में इंफॉर्मेशन वहां एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी आपको इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगा ना, महात्मा गांधी, बट उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो किस तरह के रिसोर्स हो गया? नॉन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। या लखनऊ प्लेस है, तो वो क्या हो गया? नॉन इन्फॉर्म। लखनऊ जो है आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, लखनऊ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो नॉन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। और लेकिन अगर कोई इमेज है जो कि लखनऊ की एक इमेज है, पिक है, वो पिक क्या है? एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। ठीक है, अगर वो गांधी की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। ठीक है, तो रिसोर्सेस है। फिर है रिसोर्स आइडेंटिफायर्स। रिसोर्स आइडेंटिफायर्स का मतलब है कि जो अभी हमने रिसोर्स देखे, चाहे वो नॉन इंफॉर्मेशन रिसोर्स हो या इंफॉर्मेशन रिसोर्स हो, हर एक को एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की जरूरत पड़ती है, जिससे एक स्ट्रिंग होती है। एक स्ट्रिंग का मतलब है कि एक कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको पहचान सकें। ठीक है, तो हर एक को जो है हर जैसे अलग अलग यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम है, डीओआई है, एचडीएल है, ये सबको आइडेंटिफायर्स को डिस्करेज किया जाता है, और हमेशा ये कहा जाता है कि यूआरआईज को ही जो है वो ज्यादा पॉपुलराइज किया जाता है कि आप यूआरआई को ही यूज करिए। तो हर रिसोर्स को एक यूआरआई, ताकि जो यूआरआई में क्या फायदा है कि उसको हम आसानी से एचटीटीपी के थ्रू उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, डी रेफरेंसिंग बोलते हैं जिसको, डी रेफरेंस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये यूआरआई का मतलब क्या है। अच्छा, आपने यूआरएल सुना होगा। यूआरएल और यूआरआई में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि यूआरआई जो है एक जनरल टर्म है जिसके अंदर यूआरएल, यूआरएन, यूआरएल ये सब आते हैं। तो यूआरएल का मतलब है कि लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक पर्टिकुलर रिसोर्स की लोकेशन बताता है।
जबकि यूआरआई जरूरी नहीं है कि लोकेशन बताए, वो एक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे एक तरह से एक नाम उसको दे दिया, एक नंबर प्रदान कर दिया, जैसे आपको एक रोल नंबर दे दिया, तो वो रोल नंबर से आपकी लोकेशन नहीं पता की जा सकती। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से क्या है, उस सर्वर की लोकेशन पता कर सकते हैं, उस फाइल की लोकेशन पता कर सकते हैं। बट यूआरआई का मतलब यह है थोड़ा और ब्रॉड हो गया, जहां पर कि हम उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसको एक हमने नाम प्रदान कर दिया। तो अभी हम जैसे दिखाएंगे आगे। फिर तीसरा जो है पोर्शन है वो है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। वो एक एचटीएमएल पेज हो सकता है, वो एक प्रिंटेबल पीडीएफ हो सकता है, या फिर एक आरडीएफ डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और किसी भी एक सिंगल रिसोर्स को एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन में मौजूद हो सकता है। जैसे कि डिफरेंट रेजोल्यूशंस में हो सकता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो सकता है, एक ही रिसोर्स। जैसे लखनऊ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो लखनऊ का जो पेज है वो एचटीएमएल में भी हो सकता है, पीडीएफ में भी हो सकता है, आरडीएफ में भी हो सकता है, फॉर्मेट्स में। रेजोल्यूशंस में डिफरेंट रेजोल्यूशंस में हो सकता है, डिफरेंट भाषाओं में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि एक ही रिसोर्स को हम अलग अलग रेजोल्यूशंस, अलग अलग फॉर्मेट्स में या किस अलग अलग भाषाओं में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मौजूद होता है। तो ये तीन पार्ट हैं, रिसोर्स रिसोर्स डिस्क्रिप्शन और रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, और जो है वो तीसरा जो हमने बात किया वो है रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग जो टॉपिक जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम लोग कुछ इसके स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक